एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता कुमावत। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमने जो है साइंस एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने जो है जो क्लास 6 है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अब हमने जो है क्लास 7 को स्टार्ट किया है। उसके अंदर हमने अपना जो है एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था कि जो पादप है वो अपना भोजन जो है वो कैसे प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्राणियों में पोषण। तो आज हम जो हमारा है साइंस एनसीईआरटी का क्लास 7 का चैप्टर 2 उसको हम करेंगे। ठीक है, तो हमने जो है पीछे वाले अध्याय में पढ़ा था कि पादप यानी पौधे जो है अपना भोजन वो है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी यानी जंतु जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी सजीवों को वृद्धि करने के लिए और शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ जो है उनकी आवश्यकता होती है। तो प्राणियों में पोषण जो है, प्राणियों में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत यानी भोजन को हम ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि जो है सन्निहित यानी सम्मिलित है। तो आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य यानी भोजन के जो है अनेक घटक है। तो उनको हमें स्मरण करके उनके नाम लिखने हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था भोजन के घटक में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण एवं विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। तो अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जैसे जो कुछ जो संगठक यानी जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का सीधे उपयोग इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा कि हमें जो है नीचे आरेख में दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन। यहाँ दिखाया गया है हमें कि जटिल पदार्थ है उनको किस प्रकार सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। जो जटिल पदार्थ हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ना या फिर परिवर्तित करना विखंडन या कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। खाद्य पदार्थों की जो अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में जो है भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी यानी हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जो जंतु है उनमें शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार का समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए जो खाद्य कण हैं उनको छानकर उनका भक्षण करते हैं। यहाँ पर हमें एक अद्भुत सत्य दिया गया है कि स्टारफिश यानी जो तारा मछली है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का जो है आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से है ना वो अपना अमाशय है वो बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता रहता है। ये हमारा स्टारफिश में जो है भोजन ग्रहण करने का एक तरीका था। अब हम देखते हैं कि मानव में पाचन। ये जो मानव में पाचन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी जो लाइनें हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको जो है आपको जो इम्पोर्टेंट लगे जो मैं बीच बीच में बताती हूँ उसको आप नोट करते रहिएगा। तो हम देखते हैं मानव में पाचन। हम हमारे मुख के द्वारा भोजन का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का जो बिना पचा भाग है उसको हम मल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं यानी उसका निष्कासन कर देते हैं। तथा आपने जो है कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली के जो है विभिन्न भाग होते हैं। तो इस नली में जो सबसे पहला भाग क्या होता है, मुख गुहिका, यानी जिसके द्वारा हम भोजन को अंदर की तरफ लेते हैं, मुख गुहिका। उसके बाद आती है ग्रास नली यानी ग्रासिका। फिर जो भोजन है हमारा वो जाता है अमाशय में। उसके बाद क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में जाता है। फिर बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में जाता है जो मलाशय से जुड़ी हुई होती है। और फिर जो है मल द्वार के द्वारा या अथवा गुदा के द्वारा जो अपचित भोजन है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाली यानी पाचन नली का निर्माण करती हैं।
जैसे जैसे जो भोजन है उसके विभिन्न भागों से गुजरता है, उसमें जो विभिन्न घटकों का पाचन विक्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की जो आंतरिक भित्ति यानी क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ जिसमें लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस का स्राव करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके जो है सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल इन संबंध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। यहाँ हमें क्या दिखाया गया है, मानव का जो है पाचन तंत्र दिखाया गया है। इसमें देखो सबसे पहले हमारी क्या है, मुखगुहिका है, ये जो मुख वाला भाग है मुखगुहिका। उसके बाद यहाँ पर हमें हमारी जो लार ग्रंथियाँ यानी जो लाला ग्रंथियाँ है वो है, और ये जो लंबे वाला भाग है इसका वो है ग्रेसिका, और ये वाला भाग यकृत है, और ये जो है ये पित्ताशय है, ये वाला भाग जो है ना वो पित्ताशय है, और ये अमाशय, ये अग्नाशय, ये क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत, बृहदांत्र बड़ी आंत, और फिर मलाशय यानी मलद्वार। अब हम देखते हैं मुख एवं मुखगुहिका। सबसे पहला भाग जो हमारा पाचन तंत्र का आता है मुख एवं मुखगुहिका। तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है, यानी जो भोजन है उसको हम ग्रहण मुख के द्वारा करते हैं। आहार को जो है शरीर के अंदर लेने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, अंतर्ग्रहण कहते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, भोजन को अंतर्ग्रहण करने के बाद हम दांतों से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि के द्वारा इसके जो है छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, यानी दांतों के द्वारा हम इसको पीस लेते हैं। प्रत्येक दांत जो है मसूड़ों के बीच में अलग अलग यानी गर्तिका, जिसे हम सॉकेट कहते हैं, में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भी है जो है उनके कार्य के आधार पर अलग अलग होती है तथा उनके कार्य भी जो है अलग अलग होते हैं। इनके अनुसार हमें उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्रियाकलाप दिया गया है कि अपने हाथ धोइए। दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की जो है हमें गणना करनी है। अपनी तर्जनी को दांतों को छूकर हमें क्या करना है, महसूस करना है आपके मुख में कितने प्रकार के दांत है। अब सेब काटने, रोटी का टुकड़ा कर लेकर उसे काटिए। आप इसे काटने यानी कर्तन करने के लिए तथा दसन के लिए किन किन दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत जो है खाद्य पदार्थों को चीरने यानी भेदन करने और फाड़ने में काम आते हैं। उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने यानी पीसने के काम आते हैं, और वो हमें जो है सारणी में नोट करना है। और उससे पहले हमें क्या कहे गए, दूध के दांत है तथा स्थायी दांत है। दांतों के बारे में हमें कुछ बताया गया है। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशवकाल में निकलता है तथा लगभग जब हम 8 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तब ये सभी दांत जो है वो गिर जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ जो व्यक्ति है उसमें स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथा वृद्धावस्था में प्राय ये गिरने लगते हैं। अब मैं यहाँ जो है दांत है उनके जो विभिन्न प्रकार दिए गए हैं उनको देखेंगे। मैं जो आगे वाली जो हमारी 4 दांत होते हैं ना, ये हमारे किसी वस्तु को काटने के काम आते हैं, तो इसे हमें क्या कहेंगे, कृतनक कहेंगे। इसके पीछे जो तीखे नुकीले दांत होते हैं उसे हमें रदनक कहेंगे। और जो आगे की 2 जाड़ें होती हैं, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, तो उनको हम क्या कहेंगे, अग्रचवर्णक। और पीछे की 2 जाड़ें हैं, 3 जाड़ें जिन्हें हमें चबाने के लिए काम में लेते हैं, उन्हें हम कहेंगे चवर्णक दांत। तो ओके फ्रेंड्स, अब हमें आगे देखते हैं। अब यहाँ हमें फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है कि 2 प्रखनली हमें लेनी है, जिसमें एक को हम ए मानेंगे और दूसरी को बी मानेंगे। प्रखनली ए में 1 चम्मच उबले हुए चावल हमें डालने हैं। 1 चम्मच जो उबले हुए चावल जो हमें मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक हमें चबाने हैं तथा फिर उसे दूसरी जो प्रखनली बी है उसमें हमें रख देने हैं। दोनों प्रखनलियों में 3 से 4 ml जल हमें डालना है। अब दोनों जो प्रखनलियाँ उनमें आयोडीन विलेन की 2-3 बूंदें हम डाल देते हैं, डाल देंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि प्रखनली ए तथा बी में क्या अंतर है, प्रखनली में रंग में परिवर्तन क्यों आता है, परिणामों की चर्चा हमें करनी है। तो लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसपेशी अंग है। अब हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे कि जीभ जो है हमारी वो क्या है, एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधरतल से जुड़ी होती है, यानी पीछे की ओर जो हमारी जीभ है वो जुड़ी हुई होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है, किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आप सभी जो हैं उनको जो जीभ है उसके कार्य ज्ञात है। हम जो है बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम भोजन में जो है लार को मिलाने के लिए भी
जीभ का जो है कार्य करते हैं। क्या निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा भी हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर जो है छोटी छोटी जो है स्वाद कलिकाएं होती है, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है, जिसको हम क्रियाकलाप में 2.4 में हमें इसको समझेंगे। उससे पहले हम ना यहाँ पर एक कुछ तथ्य दिया गया है, हमारा छूट गया था दांतों के बारे में। ये मिठाइयाँ और दंतछय, इसके बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उसमें हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख जो है साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करने लगते हैं, यानी वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच में फंसे भोजन की जो है शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है, हम जो है अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे दंतछय कहते हैं। जो दांत हमारे हैं वो धीरे धीरे क्षति की ओर पहुंचते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, दंतछय कहेंगे। यदि समय रहते इनका उपचार न किया जाए तो दांतों में जो है असहनीय पीड़ा होने लगेगी और जो दांत है चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य जो पदार्थ है वो दंतछय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातून करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर जो है गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तुएं नहीं डालनी चाहिए। तो ये हमारा दांतों के बारे में था। अब हम जो है जीभ के बारे में क्रियाकलाप करके देखेंगे कि जो है खाने की स्वाद कलिकाएं कहाँ पर जो होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि निम्न पदार्थों को हमें अलग अलग विलयन तैयार करना है। एक तो हम चीनी का विलयन तैयार करेंगे, नमक का विलयन करेंगे, नींबू का विलयन और जो नीम की पत्तियां का विलयन है उनका विलयन हमें तैयार करेंगे। तो अपने एक मित्र को हम आंख पर पट्टी बांधकर जीभ बाहर निकालने के और सीधी रखने के लिए कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर जो है उपरोक्त विलयन हमने तैयार किए थे उनकी 1-2 बूंद हम रख देंगे। विलयन रखने के लिए दांत जो है उसमें कुदेरने की जो सिंक है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ भी दोहरा सकते हैं। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सिक्का का उपयोग करना है हमें। तो अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस भाग से हमें मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे का स्वाद अनुभव होता है। अब अपने प्रेक्षणों यानी रिकॉर्ड को हमें एक सारणी के अंदर जो है नोट करना है। तो हमें जीभ का डायग्राम दिखाया गया है, उसके अंदर जो है स्वाद कलिकाओं के विभिन्न क्षेत्र भी दिए गए हैं। भोजन नली यानी ग्रास नलिका। अब भोजन जो है मुख गुहा में आ गया। मुख गुहा में हमने मुख के अंदर भोजन को ले लिया, दांतों से उसको चबा भी लिया और जीभ के जो कार्य है वो हमने देख ली। अब आगे हमारा भोजन कहाँ जाएगा, ग्रसिका यानी भोजन नली के अंदर जाएगा। तो अब निगला हुआ भोजन जो है ग्रास नली अथवा जो ग्रसिका है उसमें आ जाता है। तो ग्रसिका जो है वो गले एवं वक्ष में होती है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, होती हुई जाती है। तो ग्रसिका की भित्ति में संकुचन से जो भोजन है वो नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार जो है आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा जो भोजन है उसकी गति नीचे की ओर धकेलती जाती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। इसे अपने अभिभावकों तथा अध्यापकों से भी हमें चर्चा करनी है। अब हमारा जो भोजन है वो देखो ये हमारी ग्रसिका है। इसमें क्रमांकुचन की गति के द्वारा जो भोजन है वो नीचे की ओर गति करेगा, फिर भोजन हमारा कहाँ जाएगा, आमाशय के अंदर आ जाता है। ये हमारा आमाशय है। अब हम पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। आमाशय मोटी भित्ति युक्त एक थैलीनुमा संरचना होती है। ये चपटा एवं यू की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक और ग्रसिका यानी ग्रास नलिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर से क्षुद्रांत्र में खुलता है। तो नीचे वाला भाग है क्षुद्रांत्र यानी छोटे आंत में, ये वाला भाग छोटे आंत में खुलता है। यहाँ से ग्रसिका से भोजन प्राप्त करेगा और फिर ये नीचे वाला भाग जो है वो ग्रसिका में खुल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आमाशय एक
अमाशय का जो आंतरिक सतह है यानी सतह है जो वो श्लेष्मा यानी श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl तथा पाचक रस स्रावित करती है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करती है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो कि भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है, जिससे कि पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक जो रस है वो जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। यहाँ पे एक तथ्य दिया गया है कि कभी कभी जो है आप जल्दी जल्दी भोजन खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। ये खाद्य कण जो है श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली ग्रसिका से आने वाली जो वायु है उसको फेफड़ों तक ले जाती है तथा ग्रसिका के साथ साथ चली जाती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। भोजन को निगलने के समय एक मासल संरचना वाल्व का कार्य करती है जो कि श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को जो है ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कुछ कण जो है हमारे श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है और खांसी उठती है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत। अब हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि क्षुद्रांत्र है उसकी लंबाई जो है लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। ये अत्यधिक कुंडलित नली है। ये कृत तथा अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में कुछ रस स्रावित होते हैं। यह कृत गहरे भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग के दाहिनी यानी दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें जो है यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। जो अग्नाशय है वो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको जो है सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंच जाता है जहाँ अंतर रस पाचक क्रिया को जो है वो पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर हमें जो है अमाशय की खोज के बारे में कुछ तथ्य दिया गया है कि एक जो विलक्षण दुर्घटना है उसके द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई थी। सन 1822 में एलिक्स सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष जो है क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सा के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भलीभांति से बंद नहीं कर सका तथा उस छिद्र को पट्टी के द्वारा ढक दिया। व्यूमोंट ने क्या किया, व्यूमोंट को छिद्र से जो है अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने जो है कुछ जो रोचक परीक्षण किए। व्यूमोंट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से जो है तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब अमाशय में जो है भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब हम देखते हैं क्षुद्रांत्र में क्या देखते हैं हम, अवशोषण यानी छोटे आंत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित जो हमारी रुधिर वाहिका है उसमें चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की जो आंतरिक भित्ति है उस पर जो उंगलियों के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घग्रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घग्रोम की आंतर में क्या भूमिका है। दीर्घग्रोम पचे हुए भोजन का अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घग्रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घग्रोम की सतह में पचे हुए भोजन है उसका अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित
पदार्थों का स्थानांतरण जो है रुधिर वाहिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में कर दिया जाता है, यानी शरीर के जो विभिन्न भाग हैं उनमें कर दिया जाता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को हम स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है अथवा अवशोषण नहीं होता है बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा बृहदान्त्र यानी बड़ी आंत। तो बृहदान्त्र शुद्रान्त्र की अपेक्षा चौड़ी या छोटी होती है। लगभग इसकी जो लंबाई है वो क्या होती है 1.5 मीटर होती है। इसका मुख्य कार्य जल तथा कुछ लवणों का अवशोषण करना बचा हुआ जो अपचित पदार्थ है उसको मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा के द्वारा जो है मल के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है, इसे हमें निष्कासन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अब उनमें पाचन किस प्रकार होता है? क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाना ना खा रहे हो। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी से निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। ये भाग उनका क्या कहलाता है? रुमेन यानी प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बंटा होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक जो पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु वास्तव में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता रहता है तथा उसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? रोमंथन कहते हैं। रोमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु को रूमिनेंट जंतु कहते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे दस्त के बारे में कि ये दस्त क्या होता है। कभी कभी जो है हमको क्या है जल रूपी पतले मल को बार बार निष्कासन करने की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को क्या कहेंगे? हम दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में ये अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में ये घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को जो है उबालकर ठंडा किया हुआ जल है उसमें चुटकी भर नमक एवं चीनी को घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। अब हम हमारा जो रूमिनेट जंतु थे उनके बारे में पढ़ेंगे। रूमिनेट में शुद्रांत्र एवं बृहदान्त्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन में सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। अब तक आपने जो है जंतुओं के विषय में पढ़ा जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से जो सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा इसका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की अन्य रोचक विधियों का अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अमाशय में संभरण एवं पाचन। अमीबा जो है जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिकाओं में एक जो कोशिका झिल्ली होती है। यह गोल संघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। अमीबा जो है निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुलियों के जो समान प्रवर्धन निकाल सकता है जिन्हें पदाभियान अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति कर देने अथवा भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ जो है सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, अतः इसे भोजन का आभास होता है। तो ये खाद्य कण के चारों ओर जो है पदार्थ विकसित कर लेता है और उसे निगल जाता है। खाद्य पदार्थ इसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ये हमें यहाँ अमीबा का एक डायग्राम दिया गया है। इसका ये केंद्रक है, जो गोल गोल संरचना है वो इसकी केंद्रक है और ये जो है इसके पदार्थ है और इनके बीच में जो इस तरह पदार्थ बनाएगा, एक यहाँ से निकालेगा एक यहाँ से, और खाद्य कणिकाओं को जो है इस तरह से अंतर्ग्रहण करेगा। ये जो हमारे ये है ये खाद्य धानियाँ हैं।
खाद्य दानी में ही पाचक रस स्रावित होता है। जो खाद्य दानी है अमीबा में, उसमें से पाचक रस स्रावित होता है। ये खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ जो खाद्य है जो वो धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोगी है। और बिना जो पचा हुआ अपशिष्ट है उसको खाद्य दानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।